नमस्कार। आज हम भारत के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति की शक्तियों और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। संविधान ने इस पद को बनाया, इसे ताकत दी, लेकिन साथ ही इस पर एक अंतिम लगाम भी लगाई। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आखिर सवाल यही उठता है, क्या भारत के राष्ट्रपति के पास सच में कोई असली शक्ति है, या ये पद सिर्फ एक शाही प्रतीक बनकर रह गया है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस पद का जन्म हुआ, और उस नींव से जिस पर देश की सारी कार्यकारी शक्ति टिकी हुई है। सब कुछ इन बहुत ही सीधे साधे शब्दों से शुरू होता है। संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इन्हीं चंद शब्दों से देश के सर्वोच्च कार्यालय की स्थापना हो जाती है। ये एक ऐसा वाक्य है जो अपने आकार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अब संविधान जो है वो संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को सौंपता है। पर इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये देश के कानूनों को लागू करने और सरकार चलाने की ताकत है। और अनुच्छेद 53 के मुताबिक ये पूरी की पूरी शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति में ही निहित है। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, कागज पर तो सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति की है, लेकिन असलियत में वो इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। मतलब शक्ति का स्रोत तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल चुनी हुई सरकार के हाथों में है। अब सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली पद तक कोई पहुंचता कैसे है? चलिए इस अनोखे पद के लिए जो अनोखा चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया को समझते हैं। अनुच्छेद 58 के हिसाब से योग्यता की शर्तें काफी सीधी साधी हैं। पहली, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल हो, जो एक तरह से परिपक्वता और अनुभव का पैमाना है। और तीसरी, उसमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो इस चुनाव को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि ये कोई आम चुनाव नहीं है। हम और आप यानी भारत के आम नागरिक सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालते। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है और इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। तो फिर चुनाव होता कैसे है? इसके लिए एक खास सिस्टम है जिसे निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इसमें सिर्फ संसद के चुने हुए सदस्य यानी एमपीज और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी एमएलएज ही वोट डाल सकते हैं। इसका मकसद ये है कि राष्ट्रपति किसी एक पार्टी के बजाय पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर उभरे। तो एक बार जब कोई चुन लिया जाता है तो फिर क्या? फिर शुरू होता है 5 साल का कार्यकाल। तो इन 5 सालों के नियम और शर्तें क्या हैं? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो मोटी मोटी बातें ये हैं, कार्यकाल 5 साल का होता है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार फिर से चुना जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और पद की निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए वो कोई और लाभ का पद नहीं ले सकते। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, अमेरिका में एक राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुना जा सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। सैद्धांतिक रूप से एक ही व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती। अनुच्छेद 60 के तहत वो संविधान और कानून की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ये शब्द उन्हें सिर्फ देश का प्रमुख ही नहीं बल्कि संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक भी बनाते हैं। लेकिन तब क्या हो अगर राष्ट्रपति अपने इस सबसे बड़े कर्तव्य को ही निभाने में चूक जाए? संविधान ने इसके लिए भी एक रास्ता बनाया है। अब हम आते हैं कहानी के कह सकते हैं सबसे नाटकीय हिस्से पर, महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए, 5 साल का कार्यकाल कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर राष्ट्रपति को समय से पहले पद से हटाना पड़े तो संविधान सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता देता है, महाभियोग, जिसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है। ये प्रक्रिया किसी भी छोटे मोटे कारण से शुरू नहीं की जा सकती। महाभियोग का केवल एक ही आधार हो सकता है, संविधान का उल्लंघन। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है और इसे साबित करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। महाभियोग की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक या क्वाजी जुडिशियल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि संसद एक तरह से अदालत की भूमिका निभाती है। एक सदन आरोप लगाता है और दूसरा सदन उन आरोपों की जांच पड़ताल करता है। ये लेजिस्लेटिव और जुडिशियल शक्तियों का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है। और इस प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत ज्यादा कठिन बनाया गया है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए साधारण बहुमत से काम नहीं चलता, बल्कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 जैसा भारी भरकम बहुमत चाहिए होता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी सरकार सिर्फ राजनीतिक वजहों से राष्ट्रपति को आसानी से ना हटा पाए। और इस पूरी प्रक्रिया की सख्ती का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? वो है ये नंबर 0। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए सफलतापूर्वक हटाया नहीं गया है। ये एक ऐसा तथ्य है जो इस पद की स्थिरता और गरिमा को दिखाता है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ राष्ट्रपति हैं जो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, तो दूसरी तरफ वही राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं जिन्हें पद से हटाना लगभग नामुमकिन है। तो क्या ये शक्ति सिर्फ प्रतीकात्मक है, या इस संवैधानिक ढांचे के भीतर कोई असली अधिकार भी छिपा है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।